बिहार में जबरदस्त जीत के बाद एनडीए है गदगद। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 53 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अपना प्रदर्शन सुधारा। 74 सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा, जिससे एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार चला गया। एनडीए की बंपर जीत का सेहरा एक बार फिर सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर। हालांकि इस बार बीजेपी के जो सहयोगी हैं उस सीटों के लिहाज से काफी नुकसान हुआ। जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई और इसीलिए इसे एनडीए की जीत और नीतीश की हार के तौर पर देखा जा रहा है। महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार तो नहीं बन सकी, लेकिन तेजस्वी की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो कांग्रेस को चुनाव में हुआ नुकसान। यहां से तस्वीर बदलिए। अगली तस्वीर में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है बिहार में। तो क्या ये माना जाए बिहार की राजनीति में बीजेपी हो गई है आत्मनिर्भर? और आत्मनिर्भर किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र बाहुबली। लेकिन पॉलिटिक्स में अपनी पॉलिटिक्स को और मैच्योर किया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि सामाजिक न्याय से आगे निकल करके आर्थिक न्याय की बात करेंगे। तेजस्वी ने पोस्टर बैनर से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें हटा दी, ताकि जंगल राज के साए में कहीं ऐसा न हो कि चुनाव में पीछे रह जाएं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, बुरी तरह से कांग्रेस फेल है। हाशिए पर राहुल गांधी हैं। लेकिन बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। दिल्ली बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ रहेंगे मौजूद। यानी जीत का बड़ा जश्न मनाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को यह पता है कि अब बिहार की राजनीति में बन चुके हैं बिग ब्रदर। और अगर हिंदी बेल्ट के किसी राज्य में बने हैं बिग ब्रदर तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर सीधे चलते हैं, सब्यसाची लाइव जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, बीजेपी ने जश्न की क्या तैयारी की है? प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, इस समय मैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स में खड़ा हूं और अंदर का आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि तैयारी अभी चल रही है, अंदर डेकोरेशंस का काम चल रहा है और सबकी निगाह उसी पे है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे। और जेपी नड्डा यहाँ पे आने वाले हैं शाम के वक्त और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और जो हिस्टोरिक जीत है उसके बारे में बताएंगे। और बीजेपी पार्टी ऑफिस में जैसे आप देख सकते हैं कि तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि जो समर्थक है या पार्टी कार्यकर्ता है वो थोड़े कम आपको नजर आएंगे, क्योंकि कोविड का समय है। इसलिए जो बीजेपी के बड़े नेता है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम लोग आए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा। और कल रात को भी ये देखने को मिला था कि पार्टी वर्कर्स यहाँ पे आके सेलिब्रेशन करने लगे, जिसके बाद बीजेपी के टॉप लीडर्स ने उनको रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पे सेलिब्रेट ना करे। आज शाम को करीबन 6 या 7 बजे प्राइम मिनिस्टर खुद आने वाले हैं और जो पार्टी वर्कर्स है उनको समर्थन करने वाले हैं। सब्यसाची, आप रहिए मेरे साथ में लाइव। उधर पटना में भी जीत के बाद बीजेपी और जेडीयू दफ्तर पर नए पोस्टर लगाए गए हैं और ये नए पोस्टर क्या कहते हैं तस्वीरों के जरिए आप देखिए। इस नए पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ जाएंगे। भरोसा उसी पर है जो ईमानदार है, मेहनत की जिसकी सरकार है। बीजेपी दफ्तर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जेडीयू दफ्तर पर क्या चल रहा है बता रही है बरखा शर्मा। एनडीए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई है पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन कुछ बदलावों के साथ भी। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के पास ज्यादा वोट आए हैं और जेडीयू के पास उससे कम। लेकिन जेडीयू दफ्तर के बाहर किस तरह से पोस्टर्स एकदम चस्पा कर दिए गए हैं ये दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि ये पता चल सके आपको भी कि जेडीयू में फिलहाल आखिर चल किस तरह से सब कुछ रहा है। ये एक पोस्टर देखिए जो लगाया गया है, नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन का, जो डबल इंजन सरकार का जिक्र बार बार किया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आते हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी। एक और जो यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है आप देख पा रहे होंगे, बिहार में काबा, इस सवाल के साथ फिर से नीतीश कुमार बा बूझल बबुआ। ये साफ तौर पर देखिए एक तंज के तौर पर आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुए। हालांकि सवाल है उस बात को लेकर, लेकिन उस पर बाद में हम आएंगे। फिलहाल बात पोस्टर्स की है। सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार का यहाँ पर वेलकम किया गया है और उसके अलावा ये जो एक और पोस्टर आप देख पा रहे हैं, जनता ने फिर से चुना है 24 कैरेट गोल्ड, यानी कि खरा सोना चुना गया है। नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। लेकिन बदलाव की बात जब हम करते हैं तो ये सारे पोस्टर्स जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से लगा तो जरूर दिए गए हैं, लेकिन वाकई में एक बार फिर से क्या वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर देख पाएंगे या नहीं,
इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी और एक जो अलग नर्व और सेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे ये समझ में आता है कि शायद कोई ना कोई बदलाव जरूर संभव है। उस पर भी रहेंगी हमारी निगाहें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज, पटना। चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी को बिहार में मिली सिर्फ एक सीट, लेकिन तेजस्वी कहते हैं उनके लिए शुरुआत है। उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और खुद चिराग पासवान ये कहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी को तय करना है मुख्यमंत्री, लेकिन उनका मानना यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। और चिराग पासवान ने यह भी कहा कि हां, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान, चिराग रिजल्ट्स आप एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लोजपा को लेकर रिजल्ट सामने आए काफी ज्यादा संतोषजनक है। हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जरूर सीटें आपके लिए मायने रखती हैं। जनता को वही दिखता है कि आप कितनी सीटें आप जीते नहीं जीते, वो जरूर मायने रखती है। उसमें जरूर हम लोगों से चूक हुई, बट अगर आप मत प्रतिशत की अगर आप बात करें, लगभग दुगना मत प्रतिशत हम लोग जनशक्ति पार्टी का करने में हम लोग कामयाब रहे। पार्टी का जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ा है। हर वो व्यक्ति जो कहता था कि भैया आप 3, 3.5, 4% की आप पार्टी हैं, हम लोग 6% के आसपास हम लोग का मत प्रतिशत गया है। लगभग 25 लाख लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास उन्होंने कायम किया है। पार्टी हम लोग की हर जिला में मजबूत नींव के साथ हम लोग की पार्टी तैयार हुई है। इससे पहले हम लोगों को कहा जाता था कि भैया आप सीटें मांग तो रहे हैं, पर आप लड़ेंगे कहाँ, योद्धा कहाँ है आपके पास। तो लगभग 150 ऐसे मेरे योद्धा हैं जो कि मजबूती से आज की तारीख में बिहार में तैयार हुए और इस मजबूत नींव के साथ 2025 की हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोग का वैसे भी लक्ष्य आज की तारीख में बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, और जरूर मेरा ये लक्ष्य था कि जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन पिछले 15 सालों में रहा है, उस पर मेरा विश्वास कभी भी नहीं था। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वो मजबूती देने में हम लोग कामयाब रहे। इट वॉज अ वेरी टाइट कॉन्टेस्ट। जिस तरीके से महागठबंधन ने पूरी कॉन्टेस्ट को लड़ा, बड़ा ही नजदीक मामला लग रहा था, लेकिन एलजेपी की तरफ से आप कह रहे हैं कि वोट शेयर जरूर बढ़ा है और पार्टी मजबूत हुई है। आपके फादर का डिमाइस हुआ था, उसके बाद आपने कहा कि बड़ा कम समय मिला आपको सीट शेयरिंग के लिए और पता भी नहीं था कि कहाँ पे एलजेपी लड़ने वाली है। क्या इसी वजह से कहीं ना कहीं सिर्फ एक सीट पर एलजेपी सिमटती हुई आपको नजर आई? देखिए, जनता तक अपनी बातों को ले जाने का बनिस्बत बाकी दलों के तो कम समय मिला ही, इस बात को तो आप झुटला नहीं सकते हैं। मैं चाहता था कि और ज्यादा समय मिलता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता तक पहुंचाने का। जैसा मैंने कहा कि सीटों पर भी क्लैरिटी आते आते बहुत ज़्यादा हम लोग को समय लगा। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग बहुत लेट जाकर फाइनल हुई। हम लोग के पास इसकी जानकारी 8 तारीख सुबह आई कि किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, और हम लोग का लक्ष्य था कि उन्हीं सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे जहां पर जदयू चुनाव लड़ रही है। 8 तारीख वो दिन था जब पापा का निधन भी हुआ था, और उसके बाद 9 तारीख से लेकर 19 तारीख सिर्फ 10 दिन मेरे पास थे 135 योद्धाओं को तैयार कर रणभूमि में उतारने के लिए। जो मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट हुआ उसको मैंने किया। हालांकि बिहार का चुनाव ऐसा था, 2 युवा चेहरे, और इन दोनों युवा चेहरों से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन हाँ, तेजस्वी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और स्ट्राइक रेट समझने के लिए, सक्सेस रेट समझने के लिए आप कुछ एनालिसिस अगर आप देखेंगे, और एनालिसिस ये आंकड़ों की है, तब आप समझ पाएंगे कि किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, कौन कितने नुकसान में रहा है और किसने कमाया है फायदा। सबसे पहले एनडीए का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त स्ट्राइक रेट। बीजेपी ने इससे पहले बिहार की सरजमी पर इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिली थी बीजेपी को। 74 सीटें जीती हैं और 21 सीटों का इजाफा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। कहा यह जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। फिर आप आ जाइए जेडीयू पर। जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान हुआ है और जेडीयू सिमट करके 71 से 43 सीटों पर आ गई है। 2015 के चुनाव में जेडीयू ने 71 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब 43 तक आकर के उसका वोट बैंक अगर सिमट करके रह गया है, सीट शेयर सिमट करके रह गया है, तो इसका मतलब यह है कि नीतीश के सुशासन को स्वीकार नहीं किया गया। नीतीश के खिलाफ नाराजगी है। शराबबंदी के नाम पर किस तरह से तस्करी शुरू हो गई, इसे भी लेकर के नाराजगी है। अब इसके बाद आप आ जाइए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, यानी हम सेक्युलर इसका नाम देते हैं, हम सेक्युलर। जीतन राम मांझी की पार्टी पिछली बार 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 3 सीटों का इजाफा हुआ है, 4 सीटें जीती हैं। जीतन राम मांझी पिछली बार सिर्फ इमामगंज से जीत करके रह गए थे 1 सीट।
अगला आ जाइए आप, वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनावी मैदान में थे और मल्लाह वोट बैंक इनके साथ में रहता है। और वीआईपी ने अंतिम दौर में महागठबंधन का साथ छोड़ा था और वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी को अच्छे खासे वोट मिले और 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। अब महागठबंधन का आंकड़ा टीवी पर उतारा जाए। जब आप महागठबंधन का आंकड़ा देखते हैं तो इनमें सबसे पहले आरजेडी को आप देखें, जहां पर 5 सीटों का नुकसान तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन 5 सीटों के नुकसान के तौर पर न देखें, क्योंकि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू ने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था और कहते हैं कि जेडीयू का वोट बैंक तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन कांग्रेस का नहीं हो पाता। और इस बार जेडीयू साथ में नहीं थी और तब भी अगर 75 सीटें तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने जीती है तो यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर आप आ जाइए कांग्रेस, सुपड़ा साफ हो गया है, 8 सीटों का नुकसान। इसके बाद आप जब 16 सीटें देखते हैं, 16 सीटों में सीपीआई एमएल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और सीपीएम है, यानी एक को मिली 12, अगले को 2 और उसके बाद फिर 2, यानी कुल मिला जुला करके 13 सीटों का फायदा लेफ्ट पार्टीज को हुआ है और महागठबंधन का ये आंकड़ा है। लेकिन ऐसे में ये जानना हाँ ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के दिल में क्या है। हमने सुशील मोदी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आज पूरा बिहार से लेकर के दिल्ली तक की आवाज उठने लगी है कि मुख्यमंत्री होना किसका चाहिए, जेडीयू का या फिर बीजेपी का। और इस पर क्या जवाब था सुशील मोदी का। और जंगल राज को जनता ने नकारा है, ये भी सुशील मोदी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बोला। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर परचम लहराया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बीजेपी के कदावर नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हमारे साथ हैं। सुशील जी, पहले तो इंडिया न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सुशील जी, आप लगातार कई सालों से चुनाव लड़ाते रहे हैं, ये क्या इतनी मुश्किल टफ लड़ाई? मुझे तो नहीं टफ दिखाई पड़ा। और कोई एक चुनाव बता दीजिए आप कि जो आसान चुनाव हो। 2010 में जब हम 3/4 से जीते थे, उस समय भी लोग कह रहे थे कि बहुत टफ चुनाव है। तो हर चुनाव कोई केक वॉक नहीं होता है कि आप पैदल चले गए और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को कोई भ्रम नहीं था, सरकार बनेगी एनडीए की, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और स्पष्ट जनादेश मिलेगा। इसलिए हम लोगों को कभी भी कोई भ्रम नहीं था कि हम लोग को पूर्ण जनादेश नहीं मिलेगा। अच्छा, बीजेपी सबसे एनडीए में बड़ी पार्टी, नीतीश जी ही सीएम, इसमें आपको कोई शंका है क्या? जब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने 100 बार इस बात को कह दिया, फिर बार बार मीडिया उसी बात को दोहराता है। भाई बीजेपी का एक घोषणा है, चुनाव में आगे रखकर उनको चुनाव लड़ा गया है, तो फिर इसमें कोई भ्रम की स्थिति कहीं है क्या? हम लोग को तो कोई भ्रम नहीं है, मीडिया को भ्रम हो तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इस विषय पर कोई भ्रम नहीं है। अच्छा, एलजेपी की जिस तरह से भूमिका रही, सुशील जी आप लगातार स्थिति स्पष्ट करते रहे, आप बीमार भी रहे, उस समय भी आपने ट्वीट किया, क्या आपको लगता है एलजेपी की भूमिका को लेकर? नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। वो एनडीए में होते तो मैं कोई टिप्पणी करता। वो तो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार एनडीए में तो केवल 4 दल हैं। अब बाकी आरजेडी क्या करता, लोजपा क्या करता, एमआईएम क्या करता, ये उनका काम है, वो जाने। बिहार बीजेपी के अंदर जो बिहार का जो एनडीए है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा मुद्दा सुशील जी रहा जो कि आप मानते हैं कि आपके लिए वो मतलब एक प्रमुख मुद्दा रहा, जो कि आप इस देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा था। हम लोगों ने विकास के नाम पर वोट मांगा और लोगों ने देखा कि 15 साल में इन लोगों ने काम किया है। लोगों ने फर्क महसूस किया, लोगों ने बदलाव महसूस किया और लोगों को भरोसा था कि यही लोग हैं जो आगे भी बदलाव कर सकते हैं, आगे भी यही लोग विकास कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने कंटिन्यूटी को वोट दिया, निरंतरता को वोट दिया कि कोई व्यवधान न पैदा हो। इन्हीं को दोबारा मौका दीजिए ताकि जो विकास की गति चली है, वो विकास की गति आगे इसी प्रकार बनी रहेगी। एक आखिरी प्रश्न सुशील जी, आरजेडी जो आरोप लगा रही है कि कई जगहों पर आपने जो है स्थानीय प्रशासन का बेजा इस्तेमाल किया, इसमें क्या स्थानीय प्रशासन का इस्तेमाल कर सकता है? ये काउंटिंग ईवीएम से होती है। अभी देखिए, इनको तो पहले भी भरोसा नहीं था। राहुल गांधी क्या बोल कर गए, कहे कि मोदी वोटिंग मशीन, ये ईवीएम नहीं मोदी वोटिंग मशीन है। तो उनको तो पहले से मालूम था कि हार आने वाली है, हार होने वाली है। तो राहुल गांधी ने एमवीएम कहा कि मोदी वोटिंग मशीन। तो इनको जो 74 सीट आई है वो एमवीएम से आई कि ईवीएम से आई? तो हारने के बाद
मशीन खराब थी, स्याही गलत लग गई, फलाना हो गया, ये हो गया। तो देखिए सबका हारने वाला इसी प्रकार खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हार गए तो मशीन को दोषारोपण दे रहे हैं, अधिकारी को दोषारोपण दे रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसका असर सुशील जी आप? बंगाल के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं तो बिहार तक सीमित हूँ। बिहार के अंदर मिलकर सरकार बनाएंगे और 5 साल सरकार चलाएंगे। एक आखिरी सवाल जो कि इंडिया न्यूज की जनता जानना चाहती है कि सुशील जी कब शपथ ग्रहण समारोह और एनडीए की बैठक कब होगी? इसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बता पाएंगे, अगले 2 दिनों में इसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे सुशील मोदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से एनडीए की नीति थी उस पर जनता ने एनडीए को अपना मत दिया है। बिहार चुनाव के जितने भी धुरंधर हैं सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको नजर आएंगे, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक। आपने चिराग पासवान को देखा, आपने सुशील मोदी को देखा, आगे जीतन राम मांझी का क्या कहना है उन्हें भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आनंद कुमार झा, नेता बीजेपी, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरजेडी समर्थक हैं, संजीव कौशिक आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस समर्थक हैं। सबसे पहले आनंद कुमार झा जी आपके पास आते हुए, नतीजों के मायनों में अब यह कहा जा रहा है कि जो नई सरकार बनने जा रही है बीजेपी का कंट्रोल होगा, तो मेरा सवाल यह है कि नीतीश को नुकसान पहुंचाने वाली एलजेपी को अब नीतीश केंद्र में जगह देने में रोड़ा अटका सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी, पहला। और अगला यह है, मौजूदा हालात में अगर कंट्रोल पूरी तरीके से आप लोगों का रहा, यानी बीजेपी का रहा, तो ऐसे में नीतीश कितने मजबूत सीएम कहे जाएंगे? रशीद जी, आप सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं और साथ साथ बिहार की जनता को बधाई। बिहार की जनता ने अपने भाग्य के निर्माण के लिए, और जिस तरह माननीय सुशील मोदी जी कह रहे थे कि विकास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बिहार की जनता ने वोट किया है, तो उसके लिए बिहार की जनता को बधाई। अपने भाग्य निर्माण के लिए जो जनमत संग्रह किया है बिहार की जनता ने, वो साधुवाद के पात्र हैं बिहार की जनता। आप से मैं आग्रह करूंगा कि हेतु मत भविष्य पर में कोई नैरेटिव मत घड़िए। हमारी जो एनडीए की अभी जीत हुई है, उसमें कौन कम ज्यादा वो सब मामले कुछ नहीं है। कभी आप नैरेटिव बनाते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री जनता दल यू का नहीं भाजपा का बनेगा, कभी नैरेटिव बनाते हैं कि लोजपा का क्या होगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, आप जितने भी मीडिया के बंधु बांधव हैं उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप निश्चिंत रहें, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कोई निर्णय हम लोगों का पहले भी आपने ये तो बोल दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने तो एक बार भी आपसे ये नहीं कहा। इसका मतलब आपके जहन में अगर कुछ चल रहा है तो आप ये बात बोल रहे हैं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा जो नई सरकार बनेगी उसमें नीतीश कितने ज्यादा ताकतवर रहेंगे, क्योंकि फुल कंट्रोल आप लोगों के हाथ में रहेगा, मैंने ये बोला। और अगला मैंने ये पूछा कि केंद्र की राजनीति में, केंद्र सरकार में अगर जगह मिलती है पिता की जगह चिराग पासवान को, तो फिर नीतीश रोड़े अटका सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? मेरा यही सवाल था, मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। मैं पुनः कहता हूं कि हेतु भविष्य पर में कोई राजनीति नहीं होती है। राजनीति वास्तविकता के धरातल पर होती है। कार्य करने की जो और विकास के जो कार्य हैं उसको एग्जीक्यूट करने की होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना भ्रष्टाचार की राजनीति की है, ना झूठ की राजनीति की है। अगली चीज पूछूंगा आपसे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। संजीव कौशिक और राहुल लाल मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक आरजेडी सपोर्टर हैं, दूसरे कांग्रेस के सपोर्टर हैं, दोनों के पास में ही हम चलेंगे। लेकिन एक सिचुएशन अगर बन जाए तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी सिचुएशन बन रही है, लेकिन अगर बन जाए तो राजनीति में एक चीज होती है ना, अंतरात्मा की आवाज। अगर नीतीश ने सुनी अंतरात्मा की आवाज और ये कहने लगे सबसे बड़ी पार्टी तो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, सीएम अपना बना दें, तो बीजेपी क्या करेगी? मैंने फिर कहा खबर ऐसी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मैं एक बड़े सवाल के साथ छोड़ करके गया था कि अगर अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन में जेडीयू नहीं है, बीजेपी है बड़ी पार्टी, आप बना लीजिए मुख्यमंत्री, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? चेहरा कौन सा होगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ठीक 1 मिनट में मैं आपको 4 ग्राफिक दिखाता हूं। ग्राफिकल इनपुट के जरिए आप ये समझें कि बिहार में पीएम का स्ट्राइक रेट क्या था, बिहार में राहुल का स्ट्राइक रेट क्या था। सबसे पहले आप पीएम का देखें, 12 रैलियां की और 12 जिले कवर किए हैं, 109 सीटें कवर हुई हैं।
जीत 66 पर, हार 46 पर और स्ट्राइक रेट रहा 61% का। वहीं राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट जब देखते हैं बहुत ही बुरा गया है। 8 जिले रैलियां की हैं, 49 सीटें कवर हुई हैं, 12 पर जीत दर्ज हुई है, 37 पर हार मिली है, स्ट्राइक रेट रहा है 24.48% का। लेकिन अभी बीजेपी की सिचुएशन क्या है और एनडीए की सिचुएशन क्या है, मैप के जरिए आप समझेंगे। 49% आबादी वाले 17 राज्यों में किस तरह से अभी के लिए बीजेपी की सरकार है, और 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार होने का मतलब यह है कि बीजेपी आज की तारीख में भारत में बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ में है। और बिहार में जिस तरह से सत्ता में वापसी हुई है, इसके बाद आप हिमाचल से अगर शुरू करते हैं, इस मैप को देखिए जो मेरे बाईं तरफ नजर आ रहा है। शुरू करें आप हिमाचल से, उत्तराखंड की तरफ आप आइए, उत्तराखंड से और नीचे उतरिए, फिर आप यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा में चले जाइए और नीचे की तरफ आए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो सिक्किम में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, इन सभी जगह बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हरियाणा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक में भी बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जैसा 1971-72 में 17 राज्यों में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस का हो चुका है सुपला साफ। एक बार कांग्रेस के भी शासनकाल वाले दिखाएं आप, बीजेपी तो हमने दिखा दिया। और 1971-72 में 17 राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। राहुल लाल के पास में चलते हैं, संजीव कौशिक के पास में चलेंगे। संजीव जी, कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी का पूरा तो हो गया है, कांग्रेस लौटती नजर नहीं आती। हमने ये देखा है कि पिछले चुनाव में फाइट में क्षेत्रीय पार्टियां तो आ जाती हैं, कभी आरजेडी आ ही जाती है, हरियाणा में आप चले जाएं वहां भी क्षेत्रीय पार्टियां आ जाती हैं फाइट में, चुनाव या उपचुनाव में यूपी में भी नजर आ ही जाती हैं क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी हाशिए पर है, नेतृत्व की पहचान नहीं है, लीडरशिप को लेकर के कई सवाल हैं, क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर के कई सवाल हैं। क्या यह माना जाए कि हाल के दिनों में या हाल के सालों में या हाल के दशकों में कांग्रेस की वापसी होगी ही नहीं? राशिद भाई, पहले तो ये बता दूं कि मैं केवल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं राजद का भी समर्थक हूं, माकपा और माले का भी समर्थक हूं। मैं तमाम उन विपक्षी पार्टियों का समर्थक हूं जिनकी आवाज सत्ता के कानों तक जानी चाहिए, और उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। रही बात कांग्रेस की, तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का पिछले कुछ इलेक्शन में यदि रिकॉर्ड निकाल के देख लिया जाए, खास करके बिहार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो वाकई कांग्रेस पार्टी को धरातल पर या जमीनी हकीकत पे उतर के देखने और काम करने की जरूरत है और अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। लगातार कांग्रेस की गिरती हुई साख चिंता का विषय है। यदि वो आज भी नहीं माने तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर उनको छवि या रिजल्ट दिखता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है कम से कम। लेकिन एक दूसरी बात, इससे अलग की बात एक और कर ले हम, लगातार ये कहने की कोशिश की जा रही है, हम खूब जानते हैं कि संख्याओं के आधार पर राजनीति होती है और संख्याओं के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती है, लेकिन चंद संख्याओं के आधार पर आप यदि सुशासन और चंद संख्याओं के आधार पर आप यदि गुंडा राज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी। आप जो रिकॉर्ड दिखा रहे थे उसमें हम खूब जानते हैं कि पिछले 4 दिनों में या इलेक्शन के समय 4 दिनों में 12 रैलियां प्रधानमंत्री ने करी, तकरीबन 22 से ज्यादा रैलियां जेपी नड्डा साहब ने करी, 24 से ज्यादा रैलियां राजनाथ सिंह ने करी, गृह राज्य मंत्री कम से कम 200 से ज्यादा रैलियां करी और 8 हेलीकॉप्टरों के सहारे 650 से ज्यादा रैलियां की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और उसके बावजूद यदि आप दूसरे नंबर की पार्टी होते हैं तो आप चिंतन किसको करने की जरूरत है। इससे अलग एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये भला हो, भले ठीक है, हम मानते हैं कि उतना जो जितना चाहिए संख्याओं के आधार पर सरकार बनाने के लिए वो संख्या नहीं मिल पाया महागठबंधन को, लेकिन हम खूब जानते हैं कि महागठबंधन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि कम से कम सत्ताधारी पार्टियों को आपको रोजगार की बात करनी पड़ी, शिक्षा की बात करनी पड़ी, या बिहार के जो सरकारी मुद्दे थे उस पे आपको बात करनी पड़ी। आपको 370 किसी काम में नहीं आया, आपको राष्ट्रवाद को वहां पे लाने की कोशिश तो करी लेकिन आपको दरकिनार कर दिया गया। और सबसे आखिरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी और एक नकली हनुमान के सहारे और एक फर्जी राम ने अपने ही बड़े भाई के घर में आग लगाई है, यह भी देखा गया है कि किस तरह से धोखाधड़ी होती है राजनीति में। ये चेतने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरह की होती है और किस तरह से जिसके भी सर पे उसने हाथ रखा भस्मासुर के जैसे। ईश्वर के एक रूप प्रभु हनुमान को लेकर के कोई भी ऐसी बात ना करें, असली या नकली, इस तरह की बातें ना करें, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। आपको अगर सीधे तौर पर वार ही करना है ना तो चिराग राजनीति में कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को, बीजेपी के फायर ब्रांड राजनीति में अपने आप बहुत कुछ कह रहे हैं, राजनीति में अपने आप जनादेश को किस तरह से देख रहे हैं, एक बात देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आता हूं
ये वो बिगाड़ने का काम करते हैं, वो जहर उगलते हैं, देखने में खूबसूरत हैं लेकिन जहर उसी तरह उगलते हैं। वो जिन्ना के अनुयायी हैं, उसी रास्ते पर उसी तरह की बात सदन के अंदर वंदे मातरम होगा, निकल जाएंगे, लेकिन भारत को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के हर वो कदम करते हैं। लेकिन राहुल लाल जी, आप तो आरजेडी के सपोर्टर हैं और गिरिराज सिंह देखिए, मेरे ख्याल से मुझे मल्टी विंडो में ही लेकर के रखें। राहुल लाल जी, आरजेडी के आप सपोर्टर हैं, गिरिराज सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन असल में उन्हें लेकर के कई बातें कही जा रही हैं कि वो असल में सपोर्टर हैं जिना के, वो सपोर्टर हैं पाकिस्तान के, वो सपोर्टर हैं देशद्रोहियों के, वो सपोर्टर हैं घुसपैठियों के, और आप कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM बीजेपी की बी टीम है। कैसे मान लें? राशि जी, सबसे पहले तो ये चीज मैं भी कहूंगा, जैसा कि कौशिक साहब ने कहा कि एक तरह से जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबों का आवाज के रूप में मैं प्रतिनिधित्व करता रहता हूँ। कौशिक जी का यहाँ पर ओवैसी साहब पार्टी होती है बड़ी गंभीर बातें कर ओवैसी साहब को देखने की बड़ी गंभीर बात। ओवैसी पल्ला देखते हैं, ओवैसी बंदूक मैं तो आपको मुझे ऐसा उदाहरण लगता देता है ना हूँ कि राहुल लाल जी, आपकी आवाज मैं ठीक करवाता हूं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो ग्लिचेस आ रहे हैं, उन्हें मैं ठीक करवाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आनंद कुमार झा जी, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ओवैसी जिन्ना की बात करते हैं, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ओवैसी देशद्रोहियों की बात करते हैं, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्यों ऐसा ये लगता है कि गिरिराज सिंह अगर कहीं पर उतरते हैं जीत या हार के लिए नहीं उतरते, असल में उस जगह पर उतरते हैं जिसके जरिए मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकें। यूपी में यही किया, हैदराबाद में यही किया, यानी आंध्रा में भी यही किया, तेलंगाना में भी यही किया, यूपी में यही किया, बिहार में यही किया, अलग अलग राज्यों में यही कहते नजर आते हैं। तो क्यों नहीं ये माना जाए कि कुछ पर्दे के पीछे तो है? राशिद जी, गिरिराज जी जो कह रहे थे तो मैं उसमें और थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि न केवल ओवैसी, आज भारतीय जनता पार्टी विरोध भी किया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी थे छात्र यूनियन के, वो जिन्ना का फोटो टांगे और उसको कांग्रेसियों ने टिकट दिया जाले से। दूसरी बात मैं बताता हूं कि जो कोई भी भारत के खिलाफ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के को हराने के लिए भारत के चुनाव में कांग्रेसियों का पाकिस्तानी दूतावास में जाकर के पार्टी करना और योजना बनाना, ठीक है, ये साथ साथ और जोड़िए, और गिरिराज जी के जो मैसेज थे उसको उसमें मैं ये तो बात हो गई असदुद्दीन ओवैसी की। लेकिन बीजेपी का सरकार बनाने का प्लान क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? क्यों ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपनी तरफ से अंतरात्मा की आवाज सुनकर के ये कहें कि गठबंधन में वो उनकी पार्टी छोटी है, अंगणित के मामले में उनकी पार्टी पीछे है और गठबंधन में अंगणित के मामले में बीजेपी आगे है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे ही कई सवाल हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, पहले उन्हें सुने, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, उन्हें भी सुनना बहुत जरूरी है। यानी दो बड़े प्रदेश अध्यक्ष, और मैंने कहा था ना, बिहार की राजनीति के जितने बड़े धुरंधर हैं सिर्फ आपको नजर आएंगे इंडिया न्यूज पर। पहले संजय जायसवाल को सुनाएं और उसके बाद बैक टू बैक जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उन्हें भी सुनाया जाए। इस वक्त हमारे साथ बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो शानदार जीत के लिए। कोरोना काल में इतना बड़ा चुनाव भारत में संपन्न कराया गया, बहुत शानदार तरीके से हुआ, एनडीए जीती है, बीजेपी को बढ़त है, श्रेय किसको है? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किए हैं, सारा श्रेय उसको जाता है। और बिहार सरकार ने 15 वर्षों में जो सुशासन की व्यवस्था दी है, जो केंद्र सरकार के कार्य हैं उनको जमीन पे उतारने का जो काम किया है, उसके कारण हम चौथी बार जीतने में सफल हुए। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, जब उनकी रैलियों का जिक्र हुआ, जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जब हमने प्रधानमंत्री को देखा तो हमारा जो मन था वो बदला था। तो पूरा सिर्फ मोदी मैजिक रहा या नीतीश बाबू का जो 15 साल का सुशासन था उसका जिक्र कहाँ? 15 साल कोई अगर शासन कर रहा है तो जाहिर बात है वो अच्छे से कार्य कर रहा होगा, तभी तो जनता ने 15 वर्षों से उसको शासन पे रखा हुआ है।
लेकिन विगत 3 वर्षों से केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक साथ काम कर रही थी। हमारा दुर्भाग्य है कि जब अटल जी की सरकार थी तो यहाँ पे एक ऐसी सरकार थी जो केवल हत्या और अपहरण उद्योग चलाती थी। थोड़ी टक्कर तो दी महागठबंधन ने, जिस तरह की सीटें आई, इतना तो मानते हैं सर कि नहीं? नहीं, बिल्कुल टक्कर तो होती है, कोई भी विरोध में लड़ता है तो टक्कर होती है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे झूठ बोल करके उन्होंने मोटिवेट किया जिन चीजों को कभी संभव नहीं था। उस झूठ के कारण थोड़ा बहुत उनको लाभ हुआ है, पर इस तरह के झूठ ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। सीटें बढ़ी हैं यहाँ पर, मोदी मैजिक रहा, मोदी फैक्टर रहा, तो बीजेपी को तो मोदी फैक्टर ने आगे बढ़ा दिया, लेकिन क्या एलजेपी ने जेडीयू को पीछे खींचा है? बिल्कुल नहीं, सभी जगह विरोधी दल के उम्मीदवार थे, जिसको जहां से मौका मिला कि कोई पप्पू जी के पार्टी से लड़ा, कोई उपेंद्र जी के पार्टी से लड़ा। इस बार तो 6 मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे थे, तो इतने सारे दल थे कि किसी कैंडिडेट को किसी पार्टी की कमी नहीं थी। वो यशवंत सिन्हा जी भी लगे हुए थे, हालांकि वो कहाँ चले गए पता भी हम लोगों को नहीं चल पाया, लेकिन वो अभी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे। तो कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन जनता समझदार है और वो सही निर्णय करती है। सवाल है सर, मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, वही होंगे मुख्यमंत्री? चेहरे का अब कहाँ बस है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जायसवाल को यहाँ पर आपने सुना, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने वाले हैं, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। चेहरा भी वही थे और अब जो मोहर है वो भी उसी पर यहाँ पर लगेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज, पटना। चुनाव के जो परिणाम आए हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। झा साहब, जिस तरह से जो परिणाम आए हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के लिए सुखद नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं है, महागठबंधन के पक्ष में यहाँ का जनता ने जनादेश दिया था। और आप चाहे एग्जिट पोल लीजिए, चाहे आप कल का रुझान लीजिए, उसमें लगातार महागठबंधन की बढ़त थी। लेकिन 3 बजे के बाद जनमत का गला घोट के सत्ता के बल पर कम से कम 10-12 सीट हम लोग को हराया गया। आप देखिएगा मार्जिन लेके, तो कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है कुछ कारणों से जरूर, निश्चित रूप से। क्या कारण है? नहीं, कारण ये भी है, मेरे सिटिंग एमएलए भी कई कटे टिकट। उसके बाद मेरे कई ऐसे सीट थे जहां हम चुनाव नहीं लड़ पाए, जहां की हम आसानी से जीत हो सकती थी। लेकिन संजीव कौशिक जी, आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, आप आरजेडी सपोर्टर हैं, आप जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी के सपोर्टर हैं, आपने शुरू से ही कहा था। लेकिन ये विपक्षी लामबंदी क्यों करने लगते हैं? अगर जीत हो जाती है तब तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बम बम है, लेकिन अगर हार हो जाती है तो ये कहते हैं कि भाई रिगिंग हुई है, ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, संविधान का कत्ल किया गया है, जनादेश का कत्ल किया गया है, जनादेश का अपमान किया गया है। ये तो अजीब सी बात हो गई ना। इसका बेहतर जवाब तो जीवीएल नरसिम्हा राव दे सकते हैं, जो इतनी मोटी किताब लिख मारे हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो दे सकते हैं बेहतर तरीके से कि वाकई ईवीएम कितना ईमानदार है और नहीं है। देखिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बदले हुए परिवेश में सिर्फ और सिर्फ कितने सीटों का अंतर रहा? भारतीय जनता पार्टी या राज्य गठबंधन और महागठबंधन के बीच में 15 सीटों का अंतर रहा। हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि 15 सीटें कम रह गई तो आप सुशासन के बदले जंगल राज के प्रतिनिधित्व करने वाले हो गए, और 15 सीटें यदि ज्यादा आ गई तो आप बात अगर कल करते तो ठीक था। विकास के नाम पे बड़ा करने की जरूरत है संजीव जी, कैनवास बड़ा करने की जरूरत है। देश की 49% आबादी और 17 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। अब हिमाचल के लिए आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, हरियाणा है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, क्या हर जगह यही कहेंगे क्या कि थोड़े से अंकों के सहारे बन गए? भाई अब सब बिहार की बात नहीं है ना, सिर्फ बिहार के अंगणित की बात। अगर कल 24 घंटे पहले हम कर रहे होते बिहार की तत्काल बात कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे कि केवल यदि 15 सीटें यदि महागठबंधन को ज्यादा आ जाती तो क्या वो जंगल राज? चलिए, संजीव जी से हमारा संपर्क भी टूट गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें फिर से कमर्शियल ब्रेक के लिए यहाँ एक बार रुकना पड़ेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार के जनादेश का मतलब क्या है?
क्यों ये कहा जा रहा है कि जनादेश सीधे तौर पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री की जीत है, नीतीश की हार है, तेजस्वी की जीत है, राहुल गांधी की हार है, और जीत और हार के बीच में किसकी है सरकार ये तो पता चल गया है, लेकिन कौन बनाएगा सरकार? नीतीश दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने कंट्रोल में रख पाएंगे सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी बात है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जेडीयू की ज्यादा चलेगी या बीजेपी की ज्यादा चलेगी, और जब बीजेपी की ज्यादा चलने लगती है तो जेडीयू को घुटन होने लगती है, और वहां पर बात बहुत बार धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों की भी आती है, वहां पर घुसपैठ की भी बात होगी। बीजेपी की तरफ से यह जब कहा जाएगा कि घुसपैठियों को करेंगे बाहर, तो जेडीयू का जवाब क्या होगा? और जहां पर वैचारिक लड़ाई होगी तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि भविष्य के गर्त में और भी बहुत